सभी प्यारे साथियों को नमस्कार और बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। और बायोलॉजी में हमने डाइजेशन यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जान रहे थे और आपको लास्ट कुछ क्लास में डाइजेशन का प्रोसेस बताया कि डाइजेशन कैसे होता है और आपको कुछ डाइजेस्टिव ऑर्गन के बारे में बताए थे। तो चलिए आज का क्लास को कंटिन्यू करते हैं और हम जानते हैं आज का क्लास। तो आपको डाइजेशन में आपको जो एलिमेंट्री कैनल टॉपिक बता रहे थे और आपको यहाँ पर ये बताए थे कि एलिमेंट्री कैनल यानी कि आहार नाल में कौन कौन सा हमें ऑर्गन जानना है। तो सबसे पहले आपका ऑर्गन आता है बकल कैविटी। इसके बारे में हम जानकारी ले चुके थे कि बकल कैविटी क्या है। बकल कैविटी के बाद दूसरा हमको जानता है फेर्निक्स। आपको बताए थे फेर्निक्स क्या होता है, एपिग्लोटिस क्या होता है। नेक्स्ट आपका है ऑसियोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी यहाँ तक हम लास्ट क्लास में देख चुके थे। यानी आप समझने का प्रयास करिएगा। आपको जैसे बताए थे डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो अगर हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब पाचन तंत्र। तो इसमें आपको हम बताए थे कि हमें सबसे पहला सेगमेंट देखना है एलिमेंट्री कैनल। तो हम जैसे ही एलिमेंट्री कैनल का बात करते हैं, तो एलिमेंट्री कैनल में आपका सबसे पहला आएगा बकल कैविटी, जिसे हम बोलते हैं माउथ यानी कि मुख गुहा। तो बकल कैविटी के बाद हमारा सेकंड आएगा ऑसियोफेगस यानी फूड पाइप, जिसे हम एस्ट्रोफेगस भी बोलते हैं। ऑसियोफेगस के बाद हमारा आएगा स्टोमक, जिसे हम जानते हैं अमाशय के नाम से। स्टोमक के बाद आपका रहेगा स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत, और फिर आपका है लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत। ये आपका हुआ एलिमेंट्री कैनल। और दूसरा आपका सेगमेंट आता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो हम जैसे जानेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में, तो आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड में सबसे पहले आपका आएगा टीथ, टंग, सैलिवरी ग्लैंड, लीवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियाज। तब यहां समझने का प्रयास करिएगा। जैसे आपको बताया था कि जो डाइजेशन टॉपिक है, तो डाइजेशन में आपको जाना था कि डाइजेशन होता क्या है, डाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है, और डाइजेशन के प्रोसेस में कौन कौन सा बॉडी ऑर्गन हेल्प करता है, उसे हम बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड और डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा सबसे पहला सेगमेंट आएगा एलिमेंट्री कैनल, आहार नाल, और सेकेंड आपका होगा डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो हम यहाँ पर कौन कौन सा टॉपिक देख चुके थे। सबसे पहले हम डाइजेशन के बारे में जान लिए थे, और आपका बकल कैविटी, ऑसियोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, और यहाँ से आपका टीथ, टंग, सैलिवरी ग्लैंड। यानी हम यहाँ तक कंप्लीट देख चुके थे और आज के क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब आगे देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। चलिए आगे देखते हैं कि क्या है लार्ज इंटेस्टाइन। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है लार्ज इंटेस्टाइन, जिसे हम बोलते हैं बड़ी आंत। लार्ज इंटेस्टाइन जिसे हम बोलेंगे बड़ी आंत। तो आप यहाँ पॉइंट समझने का प्रयास करिए। आपको जैसे बताया लार्ज इंटेस्टाइन, तो सबसे पहला पॉइंट आपको समझना है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है, यह आपका एलिमेंट्री कैनल का ही एक पार्ट है। लार्ज इंटेस्टाइन आपका एलिमेंट्री कैनल का एक पार्ट है, जिसका लेंथ आपका अप्रोक्स 5 फीट होता है। तो आपको पॉइंट याद रखना है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है, इसका लेंथ कितना होता है, तो अप्रोक्स 5 फीट यानी कि 5 फीट के आसपास। अब नेक्स्ट पॉइंट समझिए। जब हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, तो हमारा क्वेश्चन है कि क्या लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है। तो आप यहाँ पॉइंट समझिए। आपको याद होगा कि हम बताए थे जो डाइजेशन का जो कंप्लीटली डाइजेशन जो प्रोसेस होता है, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। आपको याद होगा जो कंप्लीटली डाइजेशन है, कंप्लीटली डाइजेशन का मतलब यानी फूड का पूरी तरह से पाचन, यानी कि कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे हो जाता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फिर खाना कहाँ जाता है, तो समझिए। जैसे आपको याद होगा हम बताए थे, अगर हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत का बात करते हैं,
तो स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 सेगमेंट था। सबसे पहला था हमारा ड्यूडेनम, सेकंड हमारा था ज्यूजेनम, और नेक्स्ट हमारा था इलियम। तो यहां पर आपको जानना है कि जो ड्यूडेनम, ज्यूजेनम और इलियम, यानी कि आपको बताए थे कि ड्यूडेनम में एक ग्लैंड होता है जिसका नाम था ब्रूनस ग्लैंड, और ब्रूनस ग्लैंड से ही आपका इंटेस्टाइन जूस सेक्रेट होता है। फिर आपको बताया था कि ड्यूडेनम से 2 टाइप का हार्मोन का सेक्रेशन होता है। सबसे पहला आपका था सेक्रेटिन और दूसरा था हिपेटोक्राइनिन। और जो सेक्रेटिन हार्मोन था ये पेनक्रियाज को स्टिमुलेट करता था कि पेनक्रियाटिक जूस को सेक्रेट करने के लिए। और ये जो पेनक्रियाटिक जूस है जिसे हम अग्नाशयी रस बोलते हैं, ये पेनक्रियाटिक जूस, इसे ही हम कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि पेनक्रियाटिक जूस ही प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट तीनों का डाइजेशन में हेल्प करता है। फिर आपको सेकंड बताए थे कि ड्यूडेनम से ही आपका सेकंड हार्मोन निकलेगा हिपेटोक्राइनिन, और यह हिपेटोक्राइनिन जो है लीवर को स्टिमुलेट करेगा कि वो बाइल जूस का सेक्रेट करे, और जो बाइल जूस जो कि लीवर से निकलता है उसका सेक्रेशन होने के बाद ये गॉल ब्लैडर में जाकर के स्टोर होता है और टाइम टू टाइम स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद वहाँ पे जैसे ही फूड में मिलेगा तो वहाँ पे वो फैट का डाइजेशन करता है। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम में ही आपका सारा प्रोसेस जो डाइजेशन का है शुरू हो जाता है इसी कारण से। और आपका जो ड्यूडेनम जो पार्ट है या आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का, इसी कारण से स्मॉल इंटेस्टाइन को बोलते हैं कि जो कंप्लीट डाइजेशन है फूड का, कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पर होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो फिर हम जैसे बात करें ज्यूजेनम में, अब ज्यूजेनम में जैसे ही फूड गया तो फूड यहाँ पर कंप्लीटली डाइजेस्ट हो गया। अब इसके बाद इलियम, तो इलियम में एक आपका पार्ट होता है विली, और आपको बताए थे कि जो विली है इसका बस काम इतना है कि फूड में डाइजेशन के बाद जितना भी आपका न्यूट्रिएंट्स है वो सारा न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना। न्यूट्रिएंट्स का मतलब पोषक तत्व। तो आप पॉइंट समझिएगा, जो विली क्या करता है, तो विली जो है आपका फूड डाइजेशन होने के बाद जितना भी उसमें न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट्स मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इसका डाइजेशन होने के बाद अब ये जो पार्ट इसमें से न्यूट्रिएंट्स है ये सारा गया विली के पास, और विली क्या करता है कि इसमें से जितना भी न्यूट्रिएंट्स है, जितना भी पोषक तत्व है वो सारा न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद जितना भी जो अनडाइजेस्टेड है, अनडाइजेस्टेड फूड, ऐसे ही हम बोलेंगे वेस्टेज फूड, इसे क्या बोलेंगे, वेस्टेज फूड। अब ये जो आपका अनडाइजेस्टेड या जो आपका वेस्टेज फूड है ये सारा आपका विली के बाद आपका आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। कहां पर आता है, लार्ज इंटेस्टाइन। और हम लार्ज इंटेस्टाइन का जब बात करते हैं तो आपका लार्ज इंटेस्टाइन का 5 पार्ट होता है। सबसे पहला जो पार्ट है जिसे बोलते हैं सीकम। तो आपको याद रखना है कि लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट होता है सीकम। सीकम के बाद आपका है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स के बाद आपका नेक्स्ट है कॉलोन। कॉलोन के बाद रेक्टम, और रेक्टम के बाद एनस। आप पॉइंट समझिए। अब जैसे ही जो अनडाइजेस्टेड या जो वेस्टेज फूड था विली के द्वारा उसमें न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया गया, और एब्जॉर्ब करने के बाद जब आपका अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ भेजा गया, तो सीकम में भेजा गया। और उसके बाद आपको बताए थे कि सीकम के बाद अपेंडिक्स, और जो आपका अपेंडिक्स है ये आपका वेस्टाइज पार्ट है। वेस्टाइज पार्ट का मतलब इसका बहुत ज़्यादा कुछ यूज ही नहीं है। हाँ, आपको इतना याद रखना कि अगर अपेंडिक्स का अगर ज़्यादा हो जाए बॉडी में तब सर्जरी के द्वारा या ऑपरेशन के द्वारा अपेंडिक्स को रिमूव करवाया जाता है। नेक्स्ट आपका है कॉलोन। तो आपको कॉलोन में याद रखना है कि कॉलोन में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, इस बैक्टीरिया का नाम है ई कोलाई बैक्टीरिया। तो आप यहाँ पॉइंट समझिएगा, जो आपका कॉलोन है, कॉलोन में क्या होता है कि ई कोलाई बैक्टीरिया है, और ये ई कोलाई बैक्टीरिया का काम क्या है समझिए। आपको समझाते हैं कि जैसे लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे पहला पार्ट होता है सीकम, सीकम के बाद अपेंडिक्स, और अपेंडिक्स के बाद कॉलोन। तो कॉलोन का आपका 4 सेगमेंट होता है। आप यहाँ देख सकते हैं चारों सेगमेंट कौन कौन सा है। जैसे कॉलोन में सबसे पहला आपका सेगमेंट है असेंडिंग कॉलोन।
असेंडिंग के बाद आपका नेक्स्ट है ट्रांसवर्स कॉलोन, डिसेंडेंट कॉलोन और सिग्मोइड कॉलोन। तो आपका कॉलोन का 4 सेगमेंट, सबसे पहला असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडेंट और सिग्मोइड। तो जैसा आपको बात करें लार्ज इंटेस्टाइन का, लार्ज इंटेस्टाइन, इसका आपका एक पार्ट है कॉलोन, और कॉलोन का आपका 4 सेगमेंट। 4 सेगमेंट कौन कौन सा समझिएगा। सबसे पहला आपका है ट्रांसवर्स कॉलोन, सबसे फर्स्ट में आपका है ट्रांसवर्स कॉलोन। सेकंड में आपका है सिग्मोइड कॉलोन। सिग्मोइड कॉलोन के बाद नेक्स्ट आपका है डिसेंडेंट कॉलोन, डिसेंडेंट कॉलोन, और नेक्स्ट आपका है असेंडेंट कॉलोन। और आपको बताएं कि कॉलोन में ही एक बैक्टीरिया पाया जाता है, इस बैक्टीरिया का नाम है ई कोलाई बैक्टीरिया। आपको ये पॉइंट समझना है कि ई कोलाई बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है। तो ई कोलाई बैक्टीरिया जो है लार्ज इंटेस्टाइन के कॉलोन में पाया जाता है। अब होता क्या है, इसका काम क्या है समझिए। जैसे आपका कॉलोन में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, इस बैक्टीरिया का नाम है ई कोलाई बैक्टीरिया। इसका मेन फंक्शन क्या है कि जो भी आपका फूड है, फूड का डाइजेशन के बाद इसमें से वाटर को एब्जॉर्ब करना। क्या काम है इसका? इसका काम है वाटर को एब्जॉर्ब करना, यानी कि जल यानी पानी को अवशोषित करना। आप यहां पॉइंट समझिएगा। तो आपको जैसे बता रहे हैं कि जो ई कोलाई बैक्टीरिया है, तो आपका लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है कॉलोन, और कॉलोन में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, उस बैक्टीरिया का नाम है ई कोलाई बैक्टीरिया। और ये ई कोलाई बैक्टीरिया करता क्या है कि आपका फूड का डाइजेशन होने के बाद इसमें जो भी वाटर आता है, जो भी जल का मात्रा है, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। अब होता क्या है कि अगर आप मार्केट से बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना या मसाला लिए, तो ई कोलाई बैक्टीरिया क्या होता है कि मसाला से यानी कि स्पाइसी खाना से ये नष्ट हो जाएगा। नष्ट होने का मतलब ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब जैसे ही ई कोलाई बैक्टीरिया डेथ होता है, जैसे ही ई कोलाई बैक्टीरिया का डेड होगा, यानी कि इसका जैसे मृत्यु होता है, तो यानी कि आपका कॉलोन से ई कोलाई बैक्टीरिया मर गया। अब जैसे ई कोलाई बैक्टीरिया मरेगा, इसका मतलब वाटर को एब्जॉर्ब नहीं किया जाएगा। अब जैसे वाटर को एब्जॉर्ब नहीं किया जाएगा, तो आपका फूड के साथ आपका वाटर आना शुरू होगा, और जैसे ही फूड के साथ वाटर आना शुरू होता है, तो आपका जो इजेक्शन का जो प्रोसेस है, जो एनस के द्वारा जो अनडाइजेस्टेड फूड जो निकलेगा, रिमूव होगा, वहां से आपका जब आपका सॉलिड के साथ साथ आपका लिक्विड पोर्शन भी निकलेगा, और यहीं से आपका शुरू होता है जिसे हम बोलते हैं लूज मोशन। और उम्मीद है कि आप लूज मोशन अच्छे से समझ रहे हैं कि लूज मोशन क्या होता है। जैसे होता क्या है कि आपका कॉलोन में एक ई कोलाई बैक्टीरिया पाया जाता है। अब ई कोलाई बैक्टीरिया के मरने के बाद फूड में जो भी वाटर पार्ट आ रहा है उसको एब्जॉर्ब नहीं किया जाएगा, क्योंकि ई कोलाई बैक्टीरिया का मेन काम क्या है। तो ई कोलाई बैक्टीरिया का मेन काम होता है कि फूड के साथ जो भी वाटर आ रहा है इसको एब्जॉर्ब करना। अब जैसे ही ई कोलाई बैक्टीरिया रहेगा ही नहीं बॉडी में, यानी कॉलोन में ई कोलाई बैक्टीरिया है नहीं, तो आपका जो वाटर है ये एब्जॉर्ब नहीं होगा। अब वाटर एब्जॉर्ब नहीं हुआ, इसका मतलब फूड के साथ वाटर पार्ट भी आपका बाहर निकलेगा, यानी कि सॉलिड के साथ लिक्विड, और यहीं से आपका शुरुआत होता है लूज मोशन का। अब इसके बाद आपको दवा खाना पड़ता है, दवा खाने के बाद आपका जो लूज मोशन है ये आपका ठीक होगा। नहीं तो होता क्या है कि ई कोलाई बैक्टीरिया तो आपका मर गया, अब मरने के बाद आपका शुरू होगा लूज मोशन। तो लूज मोशन होने का मतलब कि आप दिन भर कहाँ बैठे रहिएगा, तो जहाँ आपका बैठने का जगह है यानी बाथरूम में, ताकि दिन भर आपको वहीं बैठना है। ऐसा क्यों? क्योंकि लूज मोशन होने का मतलब कि आपका जो वाटर जो कैपेसिटी है एब्जॉर्ब करने का वो तो बॉडी में होगा नहीं, और आपका वाटर रिलीज हमेशा होते रहेगा। और आपका फूड के साथ जैसे ही वाटर रिलीज होना शुरू होगा, इसका मतलब आपको टाइम टू टाइम हमेशा लूज मोशन होना शुरू होगा, और इसको ठीक करने के लिए आपको दवा खाना पड़ता है, जिससे कि आपका ई कोलाई बैक्टीरिया जो है ये फिर से रीजेनरेट हो जाए। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका रेक्टम। ये रेक्टम क्या करता है कि जो भी आपका अनडाइजेस्टेड फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड को ये स्टोर करेगा, यानी इकट्ठा करता है। और नेक्स्ट आपका है एनस। और एनस क्या करता है, जितना भी आपका फूड यहाँ पर स्टोर हुआ है इसको अब ये रिमूव करेगा, यानी बाहर निकालेगा।
तो यहाँ तक आपको लार्ज इंटेस्टाइन में समझ में आया होगा कि लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट, तो सबसे पहला आपको पता है सीकम, और आपको बता दें सीकम जो है द फर्स्ट सेक्शन ए पाउच लाइक स्ट्रक्चर वेयर द स्मॉल इंटेस्टाइन जॉइन द लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ आपको समझना है कि जो सीकम है ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे फर्स्ट पार्ट कौन सा है। तो आप याद रखिएगा कि लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे फर्स्ट पार्ट कौन सा होता है, तो सीकम होता है। और सीकम का स्ट्रक्चर कैसा है, तो इसका स्ट्रक्चर पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, और जो कि आपका सीकम जो है ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को कनेक्ट करने वाला जो पार्ट है इसे ही बोलते हैं सीकम। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आपका है कॉलोन। तो द लॉन्गेस्ट पार्ट कंसिस्टिंग ऑफ असेंडिंग कॉलोन, ट्रांसवर्स कॉलोन, डिसेंडिंग कॉलोन एंड सिग्मोइड सेक्शन वेयर वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स आर एब्जॉर्ब। अभी आपको बताएं कि कॉलोन का 4 सेगमेंट होता है, और उस पर आपको बताइए कॉलोन में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, उस बैक्टीरिया का नाम है इकोलाई बैक्टीरिया, और वही आपका वाटर को एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट आपका है रेक्टम, द फाइनल सेक्शन वेयर स्टूल इज स्टोर्ड बिफोर एलिमिनेशन, यानी आपको बताया कि यहीं पे स्टोर किया जाएगा। और लास्ट है एनल कैनल या एनस, आपको बताए थे कि आपका रेक्टम के बाद होता है, और यहीं से आपका जो फूड स्टोर होता है रेक्टम में वो आपका बाहर निकलता है। लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन, तो आपको पता चल गया होगा कि लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है, तो वाटर एब्जॉर्ब करना, विटामिन प्रोड्यूस करना और स्टोर करना और फिर एलिमिनेट करना। नेक्स्ट हमारा है कुछ की पॉइंट देखिएगा कि जो लार्ज इंटेस्टाइन इज इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द बॉडी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। इस पॉइंट को याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा डाइजेस्टिव ऑर्गन है जो कि आपका बॉडी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपको याद रखना है लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, समझिएगा, डिसऑर्डर लाइक अपेंडिक्स, कॉलिट्स एंड कोलोरेक्टल कैंसर कैन इफेक्ट द लार्ज इंटेस्टाइन। तो आप ये भी पॉइंट याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें से कौन सा डिसऑर्डर या कौन सा बीमारी लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है या नहीं करता है। तो आप नाम याद रखिएगा, अपेंडिक्स, कॉलिट्स एंड कोलोरेक्टल कैंसर, ये अफेक्ट करता है किसको, लार्ज इंटेस्टाइन को। द लार्ज इंटेस्टाइन प्ले अ क्रूशियल रोल इन द ओवरऑल डाइजेस्टिव प्रोसेस एंड वेस्ट एलिमिनेशन। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन ये आपका दोनों जो है डाइजेशन के प्रोसेस में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। तो यहाँ से आपको उम्मीद करते हैं कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका जो एलिमेंट्री कैनल है, सबसे पहला आपका बकल कैविटी, बकल कैविटी के बाद आपका ऑसियोफेगस, उसके बाद स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। तो आपको ये पोर्शन क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड में, उसमें भी आपका टीथ, टंग और सैलिवरी ग्लैंड बता दिए थे। नेक्स्ट हमारा है लीवर। तो हम समझते हैं लीवर के बारे में। तो आप यहाँ पॉइंट समझिए। सबसे पहले अगर बात करेंगे कि स्टडी ऑफ लीवर क्या कहलाता है, तो यहाँ पॉइंट समझिए, स्टडी ऑफ लीवर कहलाता है हेपेटोलॉजी। स्टडी ऑफ लीवर क्या कहलाता है, हेपेटोलॉजी। आप यहाँ देख सकते हैं लीवर में जो आपका लीवर का जो स्ट्रक्चर है, आप यहाँ ध्यान दीजिए। जैसे हम कुछ लीवर में पहले पॉइंट बताएं, अगर आपसे क्वेश्चन बने कि जो लीवर है इसे हिंदी में बोलते हैं यकृत, तो सबसे पहला पॉइंट कि लीवर आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड है। लीवर क्या है, तो लीवर आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड है। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। तो सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी यानी कि मानव शरीर में दूसरा सबसे बड़ा ऑर्गन। तो यहाँ पर जब आप लिखे हैं कि सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन, तो आपका मन में आया होगा सर फर्स्ट कौन सा है, तो आप लिखिएगा फर्स्ट क्या, अगर हम बोले लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी तो आपको लिखना है स्किन, यानी कि ह्यूमन बॉडी का जो सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा होता है, स्किन, जिसे हम बोलते हैं त्वचा। फिर आपको पॉइंट समझना है कि स्टडी ऑफ स्किन क्या कहलाता है, तो स्टडी ऑफ स्किन कहलाता है डर्मेटोलॉजी। स्टडी ऑफ स्किन क्या कहलाएगा, तो डर्मेटोलॉजी। आपको यहाँ पॉइंट बता रहे कि लीवर का स्टडी क्या कहलाएगा, तो आप यहाँ याद रखिएगा स्टडी ऑफ लीवर हेपेटोलॉजी। स्टडी ऑफ लीवर क्या कहलाता है, तो हेपेटोलॉजी। नेक्स्ट आप पॉइंट समझिए, जो लीवर है यानी कि यकृत, ये आपका लार्जेस्ट ग्लैंड,
लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा कि ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है, तो ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन स्किन है, और सेकेंड आपका कौन सा है, तो लीवर है। और ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है, तो आपका लीवर होगा। फिर आप यहाँ पॉइंट समझिए कि जो लीवर के द्वारा 5 टाइप का प्रोटीन सेक्रेट होता है। तो आपको प्रोटीन का नाम याद रखना है। सबसे पहला है प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, और नेक्स्ट आपका हिपेरिन। तो आपको हम यहाँ पॉइंट क्या बता रहे हैं कि जो लीवर है, लीवर से आपका 5 टाइप का प्रोटीन सेक्रेट होता है, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और हिपेरिन। नेक्स्ट आप पॉइंट याद रखिएगा कि जो लीवर है, लीवर के पास मैक्सिमम रीजनरेशन पावर, मैक्सिमम रीजनरेशन पावर। तो रीजनरेशन पावर का मतलब होता है कि फिर से उसका जनरेट होना। तो आपको लीवर में कुछ पॉइंट बताए हैं। आप इससे पहले लीवर का स्ट्रक्चर देखिए। आपको जैसे बताया लीवर में, तो ये आपका है ह्यूमन लीवर का एनाटॉमी, इसमें आप समझिएगा। ये आपका लीवर से ये जॉइंट आपका गॉल ब्लैडर। अब यहाँ देखिए लीवर से आपका जॉइंट क्या है, गॉल ब्लैडर। आपको यहाँ हम पॉइंट बताएंगे लीवर और गॉल ब्लैडर में क्या आपका रिलेशन है, क्योंकि लीवर से ही आपका सेक्रेट होता है बाइल जूस, जो कि स्टोर कहाँ होता है, ये आपका लीवर और ये आपका गॉल ब्लैडर। ठीक है, अब यहाँ समझिएगा। आपको गॉल ब्लैडर में ये बताएंगे कि इसमें आपका एक पार्ट होता है जिसे हम बोलेंगे बाइल डक्ट। तो आप यहाँ पॉइंट समझिए लीवर में। तो सबसे पहला बता रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ लीवर में। तो यहाँ पर आपको जानना है कि जो लीवर है, सबसे पहला पॉइंट इसका लोकेशन। तो आप यहाँ याद रखिएगा कि जो लीवर का लोकेशन है, ये आपका राइट अपर एब्डोमेन, यानी कि जो आपका एब्डोमेन है उसके राइट साइड में अपर पार्ट में होता है, अंडर द रिब केज। दूसरा पॉइंट आएगा लीवर का वेट। तो आपका अप्रॉक्स में 1.3 से 1.5 kg, और इसका मल्टीपल फंक्शन है। तो हम फंक्शन में जानेंगे। सबसे पहला फंक्शन क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है कि जो भी आपका टॉक्सिक पार्ट है, ठीक है, टॉक्सिन पार्ट जो भी आपका है, जहरीला पदार्थ है, उसको ये बाहर निकालना, डिटॉक्सिफाई करना। आप यहाँ पर एक पॉइंट और समझिएगा, हम लीवर को ही बोलते हैं केमिकल फैक्ट्री। लीवर को ही क्या बोला जाता है, केमिकल फैक्ट्री। तो पहले इसका फंक्शन बताएं डिटॉक्सिफिकेशन, यानी कि डिटॉक्सिफाई करना। दूसरा आपका है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म यानी कि फैट, प्रोटीन और कार्ब्स, इसको एनर्जी में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट आपका बाइल प्रोडक्शन, यानी कि आपका बाइल को प्रोड्यूस करना। तो आप यहाँ पॉइंट समझिए। आपको जैसे हम बताए थे यहाँ पॉइंट कि जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन में एक पार्ट पाया जाता है, इसे हम बोलते हैं ड्यूडेनम। और ड्यूडेनम में आपका 2 हार्मोन निकलता था। सबसे पहला आपका था सेक्रेटिन और दूसरा आपका हिपेटोक्राइनिन। तो आपको यहाँ जानकारी होगा कि जो हिपेटोक्राइनिन हार्मोन है, यही हिपेटोक्राइनिन लीवर को स्टिमुलेट करता है, किस लिए, टू प्रोड्यूस बाइल जूस। लीवर को स्टिमुलेट करेगा बाइल जूस को प्रोड्यूस करने के लिए। अब ये जो बाइल जूस है लीवर से निकल तो गया, लेकिन स्टोर कहाँ होता है, तो आपको ये भी पॉइंट याद रखना है कि बाइल जूस को स्टोर कहाँ किया जाता है, तो गॉल ब्लैडर। तो बाइल जूस को स्टोर कहाँ किया जाएगा, गॉल ब्लैडर में। और बाइल जूस निकलता कहाँ से है, तो लीवर से। तो आपको फंक्शन बता रहे हैं कि जो आपका लीवर में सबसे पहला पॉइंट, इसका वेट, इसका लोकेशन, इसका फंक्शन। तो डिटॉक्सिफिकेशन, मेटाबॉलिज्म, बाइल प्रोडक्शन, ब्लड शुगर रेगुलेशन और स्टोरेज। तो ग्लाइकोजन और विटामिन, यानी विटामिन ए, डी, ई, के और B12, आयरन और कॉपर। आपको ये पॉइंट याद रखना है कि जो लीवर में किसका किसका स्टोरेज होता है। तो आप ये पॉइंट याद रखिएगा, ग्लाइकोजन, विटामिन, विटामिन में ए, डी, ई और के और B12, आयरन और कॉपर, यानी जितना भी आपका विटामिन है, मिनरल्स और जो ग्लाइकोजन है,
इसको स्टोर कहाँ किया जाता है? तो इसको स्टोर किया जाएगा लीवर में। ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। कैसे रेगुलेट करता है? तो आपको याद होगा, आपको जब बताए थे कार्बोहाइड्रेट टॉपिक, तो आपको हम बता दें कैसे कार्बोहाइड्रेट जो है, ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है और ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। आपको वहां पर क्लियर होगा। अगर आपको नहीं क्लियर है तो आप वहां पर टॉपिक देखिएगा कार्बोहाइड्रेट, जो कि आपका न्यूट्रिशन टॉपिक में पढ़ाए हुए हैं। अब आगे समझते हैं लीवर में और कुछ फंक्शन देखिए। प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि आपका प्रोटीन का संश्लेषण। अभी आपको बताए थे कि आपका जो लीवर है यहाँ से 5 तरह का प्रोटीन निकलता है। नेक्स्ट आपका ब्लड क्लॉटिंग, हार्मोन मेटाबॉलिज्म और कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, ये आपका फंक्शन है। तो आपको फंक्शन याद रखना है लीवर का, क्योंकि क्वेश्चन बनता है कि इसमें से कौन सा लीवर का फंक्शन नहीं है। जैसे क्वेश्चन बनेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फंक्शन ऑफ लीवर। तो आपसे एग्जाम में नॉट की जगह नॉट हटा देगा, यानी इसमें से कौन सा फंक्शन है। तो आपको ये फंक्शन जितना बता रहे सारा फंक्शन आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका है, ये तो बता दिए हैं कि लोकेशन कहाँ पे है। साइज, तो लार्जेस्ट सॉलिड ऑर्गन 1.3 से 1.5 kg। स्ट्रक्चर 2 लॉब्स, राइट एंड लेफ्ट, मेड ऑफ लोब्यूल्स। फिर आपका ब्लड सप्लाई, तो आपको ब्लड सप्लाई जो सर्कुलेशन पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि कैसे ब्लड का सर्कुलेशन काम करता है। यहाँ आपको पॉइंट बता है रीजनरेशन। आपको हम पॉइंट लिखाए भी है कि जो लीवर है, लीवर में मैक्सिमम रीजनरेशन पावर होता है। मैक्सिमम रीजनरेशन लीवर में, तो हमारा क्वेश्चन है कि मिनिमम रीजनरेशन किसमें होता है। आप इसका आंसर को कमेंट बॉक्स करिएगा कि मिनिमम रीजनरेशन, सबसे कम रीजनरेशन का पावर किसमें है। आपको मैक्सिमम बताए हैं लीवर में, आप मिनिमम बताइए। फिर आपका ड्यूअल फंक्शन, यानी कि जो लीवर है ये आपका ग्लैंड समझिएगा और सॉलिड ऑर्गन के रूप में दोनों जैसा काम करता है। ब्लड बैंक स्टोर करता है आपका लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड। और नेक्स्ट आपका ये पॉइंट याद रखिएगा कि लीवर फाउंड इन ओनली वर्टिब्रेट। आप ये पॉइंट याद रखिए, जो लीवर है फाउंड ओनली इन वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट का हिंदी होता है कशेरुकी, यानी जो जीव है, यानी जिसमें आपका बैकबोन होता है कशेरुकी वर्टिब्रेट, उसमें आपका सिर्फ लीवर पाया जाएगा। तो यहां तक आपको लीवर का क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हमारा गॉल ब्लैडर। आप गॉल ब्लैडर में समझ सकते हैं, ये देखिए आपका कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट, ये आपका गॉल ब्लैडर का नेक, सिस्टिक डक्ट, बॉडी और फंड्यूस। तो आपको एक ही फंक्शन इसमें याद रखना है, जो गॉल ब्लैडर है इसका काम है स्टोर बाइल जूस। और आप सुनते हैं कि जो गॉल ब्लैडर में जो स्टोन होता है, स्टोन इन गॉल ब्लैडर, यानी सबसे ज्यादा जो पथरी होता है, जो स्टोन होता है, ये किस में होता है, कौन सा सेगमेंट में, तो गॉल ब्लैडर में होता है। नेक्स्ट हमारा है लीवर के बाद गॉल ब्लैडर, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है पेनक्रियाज, जिसे हम बोलते हैं पेनक्रियाज को अग्नाशय। तो पॉइंट समझिएगा। नेक्स्ट हमारा है पेनक्रियाज, यानी कि अग्नाशय। तब यहाँ पॉइंट देखिए, ये आपका जैसे स्टोमक हो गया, ये आपका पूरा पोर्शन स्टोमक, स्टोमक के साथ आपका जो यहाँ पर जो पोर्शन लगा हुआ तो आपका हो गया गॉल ब्लैडर, और ये आपका हो गया पेनक्रियाज। ये आपका पेनक्रियाज में क्या है, टेल ऑफ पेनक्रियाज। आप इसका स्ट्रक्चर याद रखिएगा। ये आपका है पेनक्रियाटिक डक्ट, ये देखिए, ये जो आपका हल्का ग्रीन टाइप में दिख रहा है, इस पर येलो कलर चला रहे हैं, ये आपका कहलाया गया पेनक्रियाटिक डक्ट। समझिए, ये जो आपका है इसे बोलेंगे पेनक्रियाटिक डक्ट। ये आपका है टेल, टेल ऑफ पेनक्रियाज। और ये पूरा आपका जो स्ट्रक्चर है, ये आपका पेनक्रियाज का बॉडी, यानी बॉडी ऑफ पेनक्रियाज। और ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का सेगमेंट ड्यूडेनम, क्योंकि आपको बताए हैं, आपको याद होगा कि जो ड्यूडेनम है, समझिए, जो ड्यूडेनम है, तो ड्यूडेनम में ही आपका ब्रूनर्स ग्लैंड पाया जाता है। और ये इसी में आपका जो ब्रूनर्स ग्लैंड होता है, ये आपका सेक्रेट करता है इंटेस्टाइन जूस को। और ड्यूडेनम से ही एक हार्मोन निकलता है, इसका नाम है सेक्रेटिन। और यही जो सेक्रेटिन है, ये पेनक्रियाज के पास जाता है। समझिएगा पॉइंट, ये जो आपका यहाँ से सेक्रेटिन निकलता है, जाएगा पेनक्रियाज के पास, और पेनक्रियाज को बोलेगा क्या निकालने के लिए, तो पेनक्रियाटिक जूस निकालने के लिए।
तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा, ये आपका गॉल ब्लैडर, बाइल डक्ट, ये आपका बाइल डक्ट, ये आपका पूरा कंप्लीट पैनक्रियाज, और ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ शुरू होता है। अब आगे समझिएगा, जैसे हम पैनक्रियाज की बात करते हैं। पैनक्रियाज जिसे हम बोलते हैं अग्नाशय। तब सबसे पहला पॉइंट समझिए, अगर हम पैनक्रियाज की बात करते हैं तो आप यहाँ पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि आपका पैनक्रियाज में जनरली 4 सेल पाया जाता है। एक आपका अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा और एप्सिलिन। आपको पैनक्रियाज के बारे में बता रहे हैं कि जो पैनक्रियाज है इसमें आपका ये हो गया अल्फा सेल, अल्फा सेल, ये आपका हुआ बीटा सेल। नेक्स्ट आपका है, इसे बोलेंगे एप्सिलिन, इसे बोलेंगे डेल्टा सेल। तो आपको नाम क्लियर हुआ होगा कि जो पैनक्रियाज है, तो पैनक्रियाज में आपका 4 टाइप का सेल, अल्फा, बीटा, डेल्टा और एप्सिलिन सेल। अब यहाँ पॉइंट समझिए, जैसे आपको बताया अल्फा, बीटा, डेल्टा और एप्सिलिन। आप यहाँ पॉइंट समझिएगा, जो पैनक्रियाज का जब बात कर रहे हैं तो आपका पैनक्रियाज में तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो पैनक्रियाज है इसके बारे में सबसे पहले बताया गया था लैंगरहेंस के द्वारा। इनका नाम क्या है? लैंगरहेंस। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि पैनक्रियाज, देखिए पूरा पैनक्रियाज का स्ट्रक्चर के बारे में, इसका सेल के बारे में बताया गया लैंगरहेंस के द्वारा, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि पैनक्रियाज का बीटा सेल का डिस्कवरी कौन किया था? तो लैंगरहेंस। तो आप पॉइंट समझिए कि जो अल्फा सेल है, अल्फा सेल से सेक्रेट होता है आपका ग्लूकागॉन का। अल्फा सेल किसका सेक्रेशन करता है? ग्लूकागॉन। और बीटा सेल किसका सेक्रेशन करता है? तो ये सेक्रेट करता है इंसुलिन। तो पॉइंट याद रखिएगा कि बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है, अल्फा सेल से ग्लूकागॉन निकलता है, और जो डेल्टा और एप्सिलिन है ये क्या करता है? तो रेगुलेट रेट ऑफ सेक्रेशन। रेगुलेट रेट ऑफ सेक्रेशन। तब यहाँ पॉइंट समझिए, आपको बताएं कि पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज के बारे में, इसका स्ट्रक्चर के बारे में जो सबसे पहले बताया गया था लैंगरहेंस के द्वारा, इसीलिए पैनक्रियाज को हम क्या बोलते हैं? आपको एक और इसका नाम याद रखना है, इसका नाम है आइलेट्स ऑफ लैंगरहेंस। पैनक्रियाज का एक और नाम क्या मिलेगा? तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहेंस। आपको बताया इसमें 4 सेल, अल्फा, बीटा, डेल्टा और एप्सिलिन। अल्फा से क्या निकलता है? ग्लूकागॉन। बीटा से क्या निकलता है? इंसुलिन। और डेल्टा और एप्सिलिन क्या करता है? तो रेगुलेट रेट ऑफ सेक्रेशन। और आपको जब कार्बोहाइड्रेट टॉपिक बताए थे, आपको याद होगा कि जब कार्बोहाइड्रेट टॉपिक बताए थे तो वहां आपको बताए थे कि ग्लूकागॉन का क्या फंक्शन है और आपका इंसुलिन का क्या फंक्शन है। आपको यही बताए थे कि इंसुलिन का कमी से कैसे आपका डायबिटीज होता है, शुगर बीमारी जो होता है। आपको ये सारा पॉइंट बता चुके हैं कार्बोहाइड्रेट टॉपिक में। तो आपको पैनक्रियाज के बारे में और ज्यादा जानना है तो आप वहां पर सबसे पहले आप न्यूट्रिशन लेसन का जो पोर्शन है कार्बोहाइड्रेट, आप इसे देखिएगा, आपको वहां से समझ में आ जाएगा कि जो ग्लूकागॉन का क्या फंक्शन है, इंसुलिन का क्या फंक्शन है। तो आपको यहां बता रहे कि जो पैनक्रियाज है, आप समझिए, पैनक्रियाज से आपका निकलता है पैनक्रियाटिक जूस। इससे क्या निकलता है? पैनक्रियाटिक जूस। और इसी को बोलते हैं, पैनक्रियाटिक जूस को ही कंप्लीटली डाइजेस्टिव जूस। तो आपका पैनक्रियाज को ही बोलते हैं, पैनक्रियाटिक जूस को ही कंप्लीटली डाइजेस्टिव जूस। तब यहाँ के पॉइंट समझिएगा, ये आप देख सकते हैं, ये आपका लीवर, गॉल ब्लैडर, ये आपका पैनक्रियाज। तो आप पैनक्रियाज में देखिएगा, आपको बताएं कि पैनक्रियाज आपका, आप पॉइंट समझिए, एंडोक्राइन। एंडोक्राइन का मतलब ये हार्मोन का भी सेक्रेशन करता है, और एक्सोक्राइन ये एंजाइम का भी सेक्रेशन करता है। तो आप यहाँ पॉइंट समझिए, जो पैनक्रियाज है, हम पैनक्रियाज को बोलेंगे हेक्टोक्राइन, यानी कि मिक्स ग्लैंड। पैनक्रियाज को क्या बोलेंगे? तो पैनक्रियाज को बोलेंगे मिक्स ग्लैंड। क्यों? क्योंकि आपका
एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। क्या है ये? एंडोक्राइन ग्लैंड, और साथ में आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड। जैसे आप यहां देखे होंगे एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब यहां समझिए, जैसे आपको पता जो एंडोक्राइन ग्लैंड है इससे आपका क्या सेक्रेशन होता है? हार्मोन का सेक्रेशन होता है। एग्जाम्पल आप देखेंगे इंसुलिन, तो इंसुलिन का सेक्रेशन पेनक्रियास से। दूसरा आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड, इससे क्या सेक्रेशन होगा? तो इससे एंजाइम का। एंजाइम का एग्जाम्पल कि कौन सा एंजाइम का सेक्रेशन पेनक्रियास से होता है? तो आपका हो गया ट्रिप्सिन, और दूसरा आपका हो गया काइमोट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। तो आपको पेनक्रियास के बारे में कुछ पॉइंट बताएं, और बाकी आपका जो पॉइंट था, जो आपका बेसिक पॉइंट कि ग्लूकागॉन क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, शुगर बीमारी कैसे होता है, फिर उसके बाद आपको बताए थे कि इंसुलिन का सेक्रेशन कैसे होता है। ये सारा पॉइंट पेनक्रियास के बारे में आपको बता चुके हैं कार्बोहाइड्रेट में। अभी आपको डाइजेशन में बताएं कि डाइजेशन में इसका कैसे इंपॉर्टेंट रोल है। तो यहाँ तक आपको बताएं। अब आपको नेक्स्ट पॉइंट समझना है डाइजेशन में, जो कि आपका लास्ट सेगमेंट है, जिसे हम बोलेंगे डाइजेस्टिव एंजाइम। नेक्स्ट हमारा सेगमेंट क्या है? डाइजेस्टिव एंजाइम। और ये जानने के बाद हमारा जो डाइजेशन वाला जो पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो चलिए देखते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम के बारे में कि क्या है डाइजेस्टिव एंजाइम और क्या क्या इसमें जानना है, और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन। क्योंकि आपको याद होगा हम बताए थे कि जो डाइजेशन में हमारा 3 मेन सेगमेंट है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। क्योंकि विटामिन और मिनरल्स जो है ये आपका मेटाबॉलिक रेगुलेटर। आप यहाँ याद रखिएगा, जब आपका विटामिन और मिनरल्स है, विटामिन और मिनरल्स जो है ये दोनों आपका क्या है? तो दोनों आपका मेटाबॉलिक रेगुलेटर है। तो मेटाबॉलिक रेगुलेटर कहने का मतलब ये दोनों का डाइजेशन नहीं होगा, तो हमारा डाइजेशन किसका होगा? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। तो हम सबसे पहले जानते हैं कार्बोहाइड्रेट में। तो हम जब कार्बोहाइड्रेट में जानेंगे तो हमें सबसे पहले समझना है कि कार्बोहाइड्रेट में जो पॉलीसेकेराइड्स है, जो पॉलीसेकेराइड्स, इसका ब्रेकडाउन होगा डाइसेकेराइड्स में, और जो डाइसेकेराइड्स है इसका ब्रेकडाउन आपका होगा मोनोसेकेराइड्स में। अब समझिए, जैसे हम बात करते हैं पॉलीसेकेराइड्स को डाइसेकेराइड्स और डाइसेकेराइड्स को मोनोसेकेराइड्स। तो सबसे पहला हमारा है तो जो पॉलीसेकेराइड्स है, तो आपको यहाँ समझना है कि जो पॉलीसेकेराइड्स में कौन कौन सा जो पॉलीसेकेराइड्स से डाइजेशन होगा। क्योंकि आपको पता होगा कि जो कार्बोहाइड्रेट का जो पॉलीसेकेराइड्स है उसमें आपका ग्लाइकोजन, काइटिन, सेलुलोज, स्टार्च, हिपेरिन। तो क्या सबका डाइजेशन होना है? क्या सब ह्यूमन बॉडी में पाया जाएगा खाने के दौरान? तो नहीं। तो आपका पॉलीसेकेराइड्स में आपको 2 ही जानना है। सबसे पहला आपका है स्टार्च, और दूसरा आपका है ग्लाइकोजन। अगर हम स्टार्च और ग्लाइकोजन का बात करेंगे तो आप यहाँ पॉइंट समझिए, इसका डाइजेशन कैसे होगा। तो आपको यहाँ समझना है कि जो बकल कैविटी है, जो बकल कैविटी है, बकल कैविटी में आपका एक डाइजेस्टिव ऑर्गन होता है सैलिवरी ग्लैंड, और यही जो आपका सैलिवरी ग्लैंड है इससे आपका एंजाइम निकलेगा टाइलिन, यानी सैलिवरी अमाइलेज। आपको पॉइंट क्या समझना है? आपको हम बताएं पॉलीसेकेराइड्स को डाइसेकेराइड्स में तोड़ना। तो पॉलीसेकेराइड्स यानी कि स्टार्च और ग्लाइकोजन का जो डाइजेशन बकल कैविटी में सैलिवरी ग्लैंड पाया जाता है, और सैलिवरी ग्लैंड से आपका निकलेगा टाइलिन, सैलिवरी अमाइलेज, जो कि आपका डाइजेशन करता है किसका? स्टार्च और ग्लाइकोजन का। अब यहां से आगे समझते हैं कि डाइसेकेराइड्स से मोनोसेकेराइड्स। तो आपका जो डाइसेकेराइड्स है इसमें आपका कौन कौन सा है समझिए। सबसे पहले माल्टोज, सेकंड आपका है सुक्रोज, और थर्ड आपका है लैक्टोज। तो माल्टोज को ब्रेक डाउन के लिए इसमें होगा तो माल्टेज,
सुक्रोज का सुक्रेज और लैक्टोज का लैक्टेज, यानी कि माल्टोज का माल्टेज, सुक्रोज का सुक्रेज और लैक्टोज का लैक्टेज। इस जो आपका डाइसेक्राइड्स है इसका डाइजेशन किसमें, मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स कहने का मतलब आप समझिएगा आपका प्रॉपर जो ब्रेकडाउन होगा किसमें होगा, ग्लूकोज में। क्योंकि आपका कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है ग्लूकोज है, यानी आपका कंप्लीटली डाइजेशन किसमें होगा, ग्लूकोज में। तो ये आपका डाइसेक्राइड्स का डाइजेशन होने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो आपको याद रखना है इंटेस्टाइन जूस। कौन सा जूस, तो इंटेस्टाइन जूस। और इंटेस्टाइन जूस का सेक्रेशन कहाँ से होता है, तो इसका सेक्रेशन आपका होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। अगर आपसे क्वेश्चन आसान बनाएगा तो आपसे ये पूछेगा कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन से इंटेस्टाइन जूस का सेक्रेशन होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा सा टफ बनाएगा तो आपको ये भी जानना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा पार्ट से, ड्यूडेनम से, और ड्यूडेनम में कौन सा ग्लैंड, तो आप याद रखिएगा ब्रूनर्स ग्लैंड। यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है ड्यूडेनम, और ड्यूडेनम में ब्रूनस ग्लैंड मिलता है जो कि आपका इंटेस्टाइन जूस का सेक्रेशन करता है, और ये आपका डाइसेक्राइड्स का मोनोसेक्राइड्स में डाइजेशन करेगा, पाचन करेगा। यानी जब इसका ब्रेकडाउन होगा तो आपका हुआ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। नेक्स्ट हमारा है फैट। अब जैसे फैट जो है, तो फैट का डाइजेशन आपका होगा, ब्रेकडाउन होगा फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। फैट का डाइजेशन किसमें होगा, तो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। तो आपको यहाँ याद रखना है कि जो फैट का डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, तो आप यहाँ याद रखिएगा कि जो फैट का डाइजेशन के लिए आपका बाइल जूस और जो पैनक्रियाटिक जूस है, क्योंकि आपको पता है कि जो पैनक्रियाटिक जूस है ये आपका कंप्लीटली डाइजेस्टिव जूस है, यानी ये तो सबका डाइजेशन कर सकता है। तो आपका फैट को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस। तो आपको पता है कि बाइल जूस का सेक्रेशन कहाँ से, लीवर से, यानी इसका सेक्रेशन जो है लीवर से, और इसको स्टोर कहाँ किया जाता है, तो ये स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। नेक्स्ट आपका पैनक्रियाटिक जूस। तो पैनक्रियाटिक जूस का सेक्रेशन कहाँ से, तो इसका सेक्रेशन जो होता है पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय। ये आपका हुआ फैट का डाइजेशन। इससे पहले आपको पता है कार्बोहाइड्रेट, फिर बताए फैट। अब नेक्स्ट हमारा है प्रोटीन। तो हम जानेंगे डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो हम जैसे प्रोटीन का डाइजेशन जानेंगे, तो आपको पता है कि प्रोटीन का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है ये क्या होता है, एमिनो एसिड। प्रोटीन का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, एमिनो एसिड। तो हम जैसे ही प्रोटीन का डाइजेशन जान रहे हैं तो हमें ये जानना है कि प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होगा। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में जैसे आपका जो प्रोटीन है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन किसमें, तो प्रोटीन का ब्रेकडाउन पेप्टाइड में, पेप्टाइड का ब्रेकडाउन पेप्टोन में, और पेप्टोन का ब्रेकडाउन एमिनो एसिड में। क्योंकि आपको पता है कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट है किसका, तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन एमिनो एसिड। तो हमें ये जानना है कि प्रोटीन को पेप्टाइड में कौन तोड़ेगा। तो आप यहां समझिए, प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ने के लिए दो एंजाइम है। एंजाइम का नाम है आपका पेप्सिन और रेनिन। यानी ये जो आपका पेप्सिन और रेनिन है ये आपका प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ता है। अब आता है कि ये पेप्सिन और रेनिन कहाँ से निकलता है, तो आपको पता होगा कि जो स्टोमक है, स्टोमक में गैस्ट्रिक जूस, स्टोमक में गैस्ट्रिक जूस, यानी कि जो गैस्ट्रिक हार्मोन है वहां से आपका निकलता है गैस्ट्रिक जूस, और वहीं से आपका निकलेगा पेप्सिन रेनिन जो कि आपका प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ेगा। अब बात करते हैं पेप्टाइड को पेप्टोन में। तो आप याद रखिएगा पेप्टाइड को पेप्टोन में कौन तोड़ता है, तो पेप्टाइड को पेप्टोन तोड़ने के लिए दो एंजाइम है।
एक आपका है ट्रिप्सिन और सेकेंड आपका है काइमोट्रिप्सिन। तो आपको बताएं कि पेप्टाइड को पेप्टोन में तो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन ये जो आपका एंजाइम है ये कहां से निकलता है, तो इसका सेक्रेशन होता है पेनक्रियाज से। तो कहां से, पेनक्रियाज। नेक्स्ट हमारा है कि आपका पेप्टोन को एमिनो एसिड, तो पेप्टोन को एमिनो एसिड में ब्रेक डाउन करता है इरेप्सिन एंजाइम। और ये इरेप्सिन एंजाइम कहां से निकलता है, तो ये आपका इंटेस्टाइन जूस, इंटेस्टाइन जूस यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन से इंटेस्टाइन जूस निकलता है जो कि आपका इरेप्सिन एंजाइम का सेक्रेशन करेगा जब आपका पेप्टोन को एमिनो एसिड में तोड़ेगा। तो यहाँ आपको बता रहे हैं कि डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, तो प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होता है। तो प्रोटीन का डाइजेशन के लिए सबसे पहले ये समझना है कि प्रोटीन का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है। तो प्रोटीन का स्मॉलेस्ट यूनिट है एमिनो एसिड, यानी कि जो प्रोटीन है ये टूटेगा किसमें, एमिनो एसिड में। तो प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ने के लिए सबसे पहले इसका आएगा प्रोटीन से पेप्टाइड, पेप्टाइड से पेप्टोन और पेप्टोन से एमिनो एसिड। तो आपका प्रोटीन से पेप्टाइड का ब्रेकडाउन होगा, इसके दो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, सबसे पहला पेप्सिन और दूसरा रेनिन। तो पेप्सिन और रेनिन का सेक्रेशन स्टोमक के गैस्ट्रिक जूस से होता है जो कि आपका प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ेगा। नेक्स्ट हमारा है पेप्टाइड को पेप्टोन में, तो पेप्टाइड को पेप्टोन में तोड़ने के लिए पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय से पैनक्रियाज से दो एंजाइम निकलता है, एक का नाम है ट्रिप्सिन और दूसरा का नाम है काइमोट्रिप्सिन। यानी ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन जो है पेप्टाइड को पेप्टोन में तोड़ेगा और पेप्टोन को एमिनो एसिड में ब्रेक डाउन करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन से इंटेस्टाइन जूस सेक्रेट होता है और जो इंटेस्टाइन जूस है ये सेक्रेट करेगा इरेप्सिन एंजाइम को जो कि आपका पेप्टोन को एमिनो एसिड में ब्रेक डाउन करेगा। तो आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि प्रोटीन का डाइजेशन जो है कैसे होता है। तो प्रोटीन टूटेगा आपका किसमें, तो प्रोटीन आपका टूटेगा पेप्टाइड में, पेप्टाइड आपका पेप्टोन में और पेप्टोन आपका एमिनो एसिड। और ये प्रोटीन का पूरा डाइजेशन में कौन कौन सा एंजाइम का सेक्रेशन हुआ, कौन कौन इसमें हेल्प किया, ये आपको समझ में आया होगा। तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में यानी कि डाइजेशन में ये आपको सारा पॉइंट बताएं कि डाइजेशन का प्रोसेस होता क्या है, डाइजेशन कैसे होता है, एलिमेंट्री कैनल का सारा पार्ट, डाइजेस्टिव ग्लैंड का सारा पार्ट और आपका डाइजेस्टिव एंजाइम। तो यहाँ पे आपका जो डाइजेशन टॉपिक है यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम टॉपिक जो है आपका कंप्लीट हुआ। अब अगले क्लास में मिलेंगे बायोलॉजी के अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।